हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ है और नासा का बहुत खास मिशन है, क्योंकि इस मिशन की वजह से नासा ने अपने बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण प्लान कैंसिल कर दिया है। अब वो प्लान कौन सा था वो समझा दूंगी। परमाणु अंतरिक्ष यान SR-1 फ्रीडम, जिसका नाम रखा गया है, 2028 तक इसको लॉन्च करने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, परमाणु अंतरिक्ष यान। इसका मतलब है कि परमाणु एनर्जी के माध्यम से इसको थ्रस्ट और प्रोपल्सन दिया जाएगा, जो कि अभी तक हमने कभी नहीं किया है, और यह मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया जाने वाला है। तो इस आर्टिकल से हम पढ़ेंगे कि आखिरकार ये काम कैसे करने वाला है। जो भी हम इसके पहले रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करके या किसी अन्य प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल करके अपने मिशंस को भेज रहे थे, उनसे कैसे अलग है, कितना जो है किफ़ायती रहने वाला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वही है कि नासा ने आखिरकार अंत में अपना ये फैसला बदला क्यों है। तो पहले चर्चा में क्यों है, तो नासा अरबों डॉलर्स के चंद्र कार्यक्रम के विस्तार के तहत चंद्रमा पर बेस बनाएंगे, लेकिन इन्होंने एक मिशन कैंसिल किया है, जहां पर बात हो रही थी कि चंद्रमा के कक्ष में वो लोग एक स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे थे, ताकि जो है वो एक तरीके से लैंडर का, या कह सकते हैं बीच में बहुत सारे जो भी अंतरिक्ष यात्री होंगे वहां जाएंगे, स्टे करेंगे, और बाकी जो भी मिशन से आगे वो बढ़ाए जाएंगे। उसमें बहुत सारे देश थे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज भी थी, कनाडा भी था, जापान भी था, सबके साथ मिल करके नासा काम कर रहा था। उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है और बोला गया है कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, चंद्रमा पर ये लोग बेस बनाएंगे। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि परमाणु अंतरिक्ष यान जो है भेजने की योजना, जो कि मंगल के लिए ये होने वाला है। तो अब ये दो चीज़ें क्या है, कैसे काम करेंगी, ये सारा हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं परिचय को लेकर के कि जो SR-1 फ्रीडम है ये आखिरकार है क्या। तो यह क्या है, अंतरिक्ष यान विकसित कर रहा है कौन, नासा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यह पहली बार होने वाला है कि अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान के लिए यहाँ पर परमाणु ऊर्जा आधारित प्रणोदन, जिसको हम प्रपल्सन के नाम से जानते हैं, इसका मतलब होता है धक्का देना या थ्रस्ट क्रिएट करने के लिए एक तरीके से जोर लगाना। तो यहाँ पर क्या है, इसका प्राथमिक उपयोग किया जाएगा, पहली बार इसका उपयोग किया जाने वाला है। मिशन का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर बेड़े का संचालन किया जाएगा। तो मंगल ग्रह पर खोज वगैरह करना, रोवर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उन सबको जो है यहाँ से रेगुलेट किया जाएगा। तो एक्सप्लोरेशन भी किया जाएगा, साथ में मैपिंग वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं SR-1 फ्रीडम का मुख्य प्रणोदन तंत्र आखिरकार है क्या, कैसे काम करता है। तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पर लगाया जाएगा। देखो, जहाँ पर भी न्यूक्लियर की बात आती है, कभी भी चुनौती के बारे में पूछे तो आपको आंख बंद करके क्या लिखना कि रेडिएशन। एक हमें चुनौती पता चल गई कि भाई रेडिएशन होगा, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, इलेक्ट्रिक थ्रस्ट को शक्ति प्रदान करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि लंबे समय तक धीरे धीरे थ्रस्ट देता रहेगा, तो कोई भी हमारा अंतरिक्ष मिशन है वो सफलता से पूरा हो जाएगा, और पेलोड भी हम इसके माध्यम से बढ़ाकर भेज सकते हैं। विशेषताएं क्या होंगी, तो एनर्जी एफिशिएंट होने वाला है, सतत लगातार यहाँ पर थ्रस्ट मिलता रहेगा। गहरे अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे हम इसके पहले जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते थे एनर्जी के सोर्स के रूप में, वो लिमिटेड या एक निश्चित समय तक ही थ्रस्ट दे पाते, तो उसके बाद चीज़ें बंद हो जाती थी। जो हमारे सौर या सूरज की ऊर्जा पर आधारित थे, अगर ऐसी जगह पर जब हम एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहे हैं जहाँ पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश नहीं पहुँच रहा है या नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ के मिशन हम लॉन्च ही नहीं करते थे। तुलना अगर हम करें जो हमारी रासायनिक रॉकेट प्रणाली थी उससे इसकी, तो क्या है, यहाँ पर रासायनिक रॉकेट जो हमारे थे उच्च थ्रस्ट देते थे, लेकिन इनकी एफिशिएंसी कम होती थी। एक बार में बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी, लेकिन लिमिटेड टाइम तक। दूसरा जो हम बात करते हैं सोलर पैनल्स या सोलर पावर्ड में, ये भी हमें जो है देते थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं इलाकों में हमें एनर्जी और थ्रस्ट मिलता था जहां तक सूर्य की रोशनी या सूर्य अवेलेबल है। जो हमारा NEP है, इसकी बात यहाँ पर है कि थ्रस्ट भले ही कम दे, लेकिन सतत थ्रस्ट देता है, उच्च दक्षता यहाँ पर है, और सतत संचालन इसका होता रहता है। जहाँ पर भी एटॉमिक एनर्जी की बात करेंगे, जाहिर सी बात है एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में निकलेगी। हमने पहले चैलेंज देखा था कि रेडिएशन, दूसरा हो जाएगा इनके लिए कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, तो हीट मैनेजमेंट कैसे करेंगे। परमाणु प्रणोदन का महत्व अगर हम देखें तो मंगल ग्रह यात्रा का समय यहाँ पर कम हो जाएगा। चलो,
एक प्रश्न आपसे पूछ लेती हूँ, पृथ्वी से अगर हमें मून पर जाना हो तो कितना समय लगता है, और पृथ्वी से अगर हमें मंगल ग्रह पर जाना हो तो कितना समय लगता है। इसी कंपैरिजन के आधार पर बोला गया था कि हम बार बार पृथ्वी से मंगल ग्रह पर जाते हैं, समय ज़्यादा लगता है। अगर यहाँ पर हम बेस बना दें तो हमारे अंतरिक्ष यात्री यहीं रहेंगे, और कभी भी अगर हमें मंगल पर जाना होगा तो वो डायरेक्ट वहीं से चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आम नागरिक जाते तो वही लोग हैं जो अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ये जो है मिशंस वगैरह लॉन्च करने की बात कही गई है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर जो है कि आपको डिस्टेंस बताना है। भारी पेलोड ले जाने में सक्षम हो जाएंगे रोवर्स, हेलीकॉप्टर्स, जो हैबिटेट मॉड्यूल्स वगैरह भी इसके माध्यम से हम भेज पाएंगे, क्योंकि सतत थ्रस्ट मिल रहा है। तो कहीं भी यान धीमा या बंद होने की समस्या खत्म। ऊर्जा स्वतंत्रता यहाँ पर है, सौर ऊर्जा पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। कम डीप स्पेस में अगर हम जाना चाहें तो हमें पता है सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ नहीं रही, तो आराम से हम जो है एक्सप्लोर कर पाएंगे। आउटर सोलर सिस्टम में भी हम जा पाएंगे। मिशन में लचीलापन हमें दिखाई दे रहा है, भारी पेलोड का परिवहन कर पाएंगे सतत थ्रस्ट की वजह से। लंबी अवधि वाले मिशन भी पूरे हो जाएंगे, क्यों, कंटिन्यूअसली जो चीजें मिल रही हैं हमें। अब बात करते हैं आरटीजी और एनईपी में अंतर क्या है। आरटीजी हमारा जो पहले के ईंधन थे जिनका इस्तेमाल करके थ्रस्ट और प्रोपल्सन के लिए इस्तेमाल करके हम अपने मिशंस को लॉन्च करते थे, उनसे कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा आरटीजी है, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो पहले इस्तेमाल होते थे। दूसरा हमारा है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन। तो मुख्य कार्य यहाँ पर क्या है, बिजली उत्पन्न करना। ये सिर्फ और सिर्फ बिजली उत्पन्न करते थे, लेकिन जो हमारा एनईपी है बिजली भी उत्पन्न करता है और प्ररोदन देने का भी काम करता है। थ्रस्ट यहाँ पर नहीं होता था बिल्कुल भी। नेक्स्ट यहाँ पर है, हाँ, सतत थ्रस्ट हमें मिल रहा है। देखो बिजली भी मिल रही है, प्ररोदन भी मिल रहा है और थ्रस्ट भी मिल रहा है। उदाहरण यहाँ पर मिशंस देखें तो वायागेयोर हो गया, क्यूरियोसिटी हो गया, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया गया है। भविष्य में मार्स और डीप स्पेस मिशंस में हम इसका एनईपी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आरटीजी क्या है, केवल और केवल बिजली देने का काम कर रहा है, जबकि ये जो है बहुत सारे काम करेगा। अब बात करते हैं स्काईफॉल मिशन के बारे में। यहाँ पर हेलीकॉप्टरों की क्या भूमिका रहने वाली है। जो ये हेलीकॉप्टर्स बोल रहे हैं कि हम पेलोड के रूप में हेलीकॉप्टर्स लेकर जाएंगे जो मंगल में आके घूमेंगे, करेंगे क्या आखिरकार, तो वो क्या करेंगे, मंगल हेलीकॉप्टर्स उच्च रेजोल्यूशन भूभाग मानचित्रण करने वाले हैं। दूरस्थ क्षेत्रों से डेटा को कलेक्ट करेंगे, लैंडिंग साइट्स चयन में सहायता करेंगे, आखिर लैंड कहाँ करना चाहिए, मंगल के वायुमंडल और भूभाग का अध्ययन करने में हमारी मदद करने वाले हैं। यहाँ पर 2026 तक प्रारंभिक हेलीकॉप्टर संरचना को लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके, चलो चुनौतियां हमने पहला पढ़ा, रेडियो जोखिम बहुत ज़्यादा है। दूसरा है लागत, भाई बहुत कॉस्ट आने वाली है। तीसरा है इंजीनियरिंग जटिलता, तो ये बहुत बड़ी आकृति आकार का सारा नहीं बनाएंगे, उनको छोटा करना पड़ेगा। तो इसको छोटे करने में जो मिनिएचराइजेशन करना है उसमें बहुत खर्चा आएगा, और अभी इनके पास थर्मल मैनेजमेंट भी नहीं है। लॉन्च जोखिम, तो मिशैप यहाँ पर रेडियो एक्टिव कॉन्टेमिनेशंस यहाँ पर इसका खतरा है, जो कि इसको थोड़ा सा पीछे धकेल रहा है। अब नासा के और भी बहुत सारे मिशन हैं जिनको हम समझ लेते हैं वन बाय वन। आर्टेमिस है, अमेरिका के नासा द्वारा संचालित है। चंद्रमा के लिए मानव और रोबोट कार्यक्रम ये इन्होंने तय कर रखा है। मून पर वापस भेजने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि भविष्य में मार्स सहित डीप स्पेस मिशन की तैयारी यहीं से की जा सके। इस कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शामिल थी वो था स्पेस लॉन्च सिस्टम, ओरियन क्रू मॉड्यूल हो गया, ह्यूमन लैंडिंग जो है सिस्टम था, और लूनार गेटवे जो है यही था। यहाँ पर जाकर के ऑर्बिट में एक स्टेशन बनाएंगे, कहाँ पर, चांद के ऑर्बिट में स्टेशन बनाएंगे, जहाँ पर हमारे स्पेस यात्री रुकेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी इसको बंद कर दिया है, नासा ने बंद कर दिया। इस पैसे का इस्तेमाल लगभग 20 अरब डॉलर है, और इसका इस्तेमाल जो है ये लोग इस मिशन में करने वाले हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो चीन का एक मिशन है वो 2030 तक जो है चांद की सतह पर पहुंचकर कुछ नए मिशंस को लॉन्च कर रहा है। तो नासा चाहता है कि भाई तुमसे पहले ही हम कर लेंगे, 2028 तक ही हम सारा कर लेंगे, और इसी वजह से इस प्रकार के मिशंस को लॉन्च किया जा रहा है। ब्लू ओरिजिन और जो है हाइब्रिड प्रोपल्सन ऑर्बिटर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर इसी प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल करने की बात कही है। हाइब्रिड का मतलब है दोनों ही चीज़ों को एक साथ मर्ज किया जाएगा। प्रमाणित अगर हम बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पर ब्लू मून लूनार लैंडर में नासा कॉन्टैक्ट्स के साथ यहाँ पर
आर्टेमिस वी के लिए भी तैयार था। लैंडर, मून और एस्ट्रोनॉट्स को नियमित रूप से उतारने के लिए भी विकसित किया गया था। हाइब्रिड प्रोपल्सन के बारे में बात करते हैं तो चीज़ें यहाँ पर दोनों ही प्रकार की रहती हैं। बाकी अगर आप इसके बारे में कोई विकीपीडिया पर चीज़ें सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेंगी। मैंने भी विकीपीडिया पर सर्च किया था, अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा मौजूद नहीं है कि यहाँ पर इस प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए कि नहीं। मैंने ऐड ऑन कर दिया ताकि आपको याद रहे। ब्लू ओरिजिन अभी तक कोई जो है कन्फर्म्ड न्यूक्लियर प्रोपल्सन का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको लेकर थोड़ा सा जो है डाउटफुल चीज़ें हैं। मानव को मून पर वापस भेजना और एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना ही इसका जो है हाइब्रिड प्रोपल्सन ऑर्बिटर या हो गया जो ब्लू ओरिजिन है। इन सभी का एक ही लक्ष्य है कि इंसान को कैसे चांद पर या जो है मंगल की सतह पर भेजा जाए। कुछ मिशन ऐसे हैं जहां नासा के लिए काम कर रहा है, कुछ मिशन ऐसे हैं जहां पर अलग अलग देशों के साथ जो है मिलकर के काम कर रहा है। जो मून गेटवे था उसको बंद करने का नासा का एक तर्क ये भी था कि भाई बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो अभी थोड़ा संशयपूर्ण है चीज़ें कैसे काम करेंगे। अकेले का होता है तो हम डन कर देते कि ठीक है हम अकेले ही कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। भविष्य के प्रभाव क्या होंगे? लघु अवधि, समय कम लगेगा हमें, जो है टेस्टिंग वगैरह वैलिडेशन वगैरह यहाँ पर हो जाएगा। मध्यम अवधि मानवयुक्त मंगल मिशन की योजना है। तो मतलब यहाँ पे बोला कि थोड़ा जो हमें अगर 6 महीने लेकर चलें टेस्टिंग करेंगे, 1 साल में ये लोग मिशन लॉन्च करने की बात कर देंगे और आगे आने वाले समय में जो आउटर सोलर सिस्टम है वहाँ पर रिसर्च करेंगे। मुख्य निष्कर्ष वही है जो अभी तक हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि स्काईफॉल मिशन में हेलीकॉप्टरों की क्या भूमिका है? जो हेलीकॉप्टर्स भेजे जाएंगे आखिरकार वो क्या करेंगे? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। विकल्प है मार्स पर ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट करना, दूसरा है हाई रेजोल्यूशन टेरेन मैपिंग और जो है डेटा कलेक्शन, केवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करना, या फिर आखिरी है केवल सोलर पैनल्स इंस्टॉल करना। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के साइंस टेक के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।